मनी सर, क्लास में आप जो आज पढ़ेंगे कृषि और जलवायु के बीच में जो संबंध होती है उसका एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? गर्म और आर्द्र, ठंडी और शुष्क, समशीतोष्ण या केवल उष्ण कटिबंधीय जलवायु? तो इसका जो सही उत्तर है सी, समशीतोष्ण जलवायु गेहूं की खेती के लिए। क्यों? क्योंकि एक ठंडी और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है गेहूं के लिए, और जहां तापमान लगभग 10 अंश सेल्सियस से लेकर के 15 अंश सेल्सियस तक रहता है, तो ये बहुत ही अच्छी जलवायु मानी जाती है गेहूं की खेती के लिए। किस प्रकार की मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? जलोढ़, काली या लाल या बालू मिट्टी? तो सही इसका उत्तर है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि ये नमी को अच्छी तरह से बनाए रखती है और साथ में इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होती है। कौन सी प्रमुख फसल रबी सीजन में उगाई जाती है? धान, गेहूं, मक्का या फिर बाजरा? तो इसका सही उत्तर है बी, गेहूं। रबी सीजन में प्रमुख रूप से गेहूं की खेती की जाती है। यह सर्दियों में उगाई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। अगला जो प्रश्न है, भारत में खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? खरीफ फसल का उदाहरण गेहूं है या फिर चना है या फिर धान है या सरसों? तो सही इसका उत्तर है खरीफ फसल धान। मानसून में उगाई जाती है और इसे अधिक वर्षा वाले स्थान पर इसको उगाई जाती है। ठीक है, अधिक पानी की जरूरत धान को होती है। दलहनी फसलों का महत्व क्या है? वे मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखती हैं, वे केवल पशु चारे के लिए उपयोगी हैं, वे केवल निर्यात के लिए उपयोगी निर्यात के लिए होती हैं, या फिर हम ये कहें कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, दलहनी फसल को फसल चक्र के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है, तो जिसमें क्या होते हैं कि दलहनी फसल की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु मौजूद होते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं, तो वे मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखती हैं। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है और मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखती है, और फसलों के लिए फिर वो बेहतरीन भूमि प्रदान करती हैं। तिलहन की प्रमुख फसल कौन सी है? गन्ना है या मूंगफली या गेहूं या फिर कहें ज्वार? तो तिलहन की प्रमुख फसल होती है मूंगफली। मुख्य रूप से तेल उत्पादन के लिए उगाई जाती है। झूम कृषि का संबंध किससे है? आधुनिक तकनीक से, स्थानांतरित कृषि से, या वाणिज्यिक कृषि से, या फिर बागवानी से? तो झूम खेती भारत में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। तो झूम खेती एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जिसमें भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? महात्मा गांधी थे, या एम एस स्वामीनाथन जी थे, या नेशनल मंडेला, या फिर कहें वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही उत्तर है एम एस स्वामीनाथन। इनको हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है, जिन्होंने उन्नत बीजों और कृषि तकनीकों उपयोग से भारतीय कृषि उत्पादन को बढ़ाया। हरित क्रांति के अंतर्गत किस फसल पर विशेष ध्यान दिया गया? गेहूं और धान पर, या कपास और गन्ना पर, या कहें हम चाय और कॉफी पर, या ज्वार और बाजरा पर? तो हरित क्रांति के दौरान गेहूं और धान को विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि ये भारत की मुख्य खाद्य फसलें हैं और एक प्रकार से उस समय भूखमरी की स्थिति थी, अधिक से अधिक उत्पादन की आवश्यकता पड़ रही थी, है ना? तो इसके उत्पादन में वृद्धि आवश्यक थी उस समय के हालात को देखते हुए। तो गेहूं और धान इसका सही उत्तर होगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ए ऑप्शन दुग्ध उत्पादन, ये इसका सही उत्तर है। और जिसे भारत में बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए थे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन। बाकी जो ऑप्शन है कपास उत्पादन, मत्स्य पालन या उर्वरक उत्पादन, ये नहीं है। ये तो कैसा लगा आप लोगों को एमसीक्यू? अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए।